सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष हेतु द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित नाटक एवं एकांकी विषय पर व्याख्या हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो मेरा ई लेक्चर का जो बिंदु है वो है भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित, एकांकीकार भुवनेश्वर द्वारा लिखित ऊसर एकांकी। और जो ऊसर एकांकी है उस एकांकी के पात्रों का जो परिचय है हम अपने पूर्व के व्याख्यान में आपको दे चुके हैं। उसके बाद ऊसर एकांकी का परिचय है वो भी हमने पूर्व के व्याख्यान में कर लिया है कि ऊसर एकांकी किस प्रकार की एकांकी है। ये मनोवैज्ञानिक एवं समस्या प्रधान एकांकी है। और भुवनेश्वर जी की कहानी की एकांकी की जो विशेषताएं हैं वो भी हमने देख ली हैं। आज हम जो व्याख्या है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने ट्यूटर गृहस्वामी का जो वार्तालाप है वहाँ से इसकी हमने शुरुआत की थी और आज हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ आप इसका व्याख्या भाग करते चलिए। गृहस्वामी चौंक कर कहता है, पार्क में और कुसुम की तबीयत स्ट्रैंड हार्ट कैफिया स्प्रिंग। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें हमारी सभ्यता की तशबीह यानी किसी का विवरण दे देना। विवरण एक बड़ी दुकान से दी गई थी, उसका विवरण। ऊपर ऊपर चढ़े चले जाइए पर नीचे ज़मीन की आँख हमें हजम करने के लिए बेताब है। ऊपर ऊपर चढ़े जाइए यानी केवल और केवल बनावटी बातें, दिखावा व्यक्ति को ऊंचाई तक नहीं ले जाता। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत यहाँ सार्थक साबित हो रही है। यानी हम आने वाली जो जनरेशन है जो केवल और केवल जो दिखावा मात्र करती है, जो ज़मीन से जुड़ना नहीं चाहती, तो वो आगे आने वाली जनरेशन के बारे में जो जितना भी संकट है उस संकट की तरफ एकांकीकार ने हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहा है। तो वो कह रहे हैं कि चाहे ऊपर ही ऊपर कितने ही चढ़े चलिए, लेकिन जो ज़मीन की आँख हमें हजम करने के लिए बेताब है कि जब हम हकीकत में आएंगे तो हम उसमें समा जाएंगे, क्योंकि हम झूठ के पुलिंदे ओढ़कर कब तक जिएंगे। वाकई आने वाली जनरेशन पर मैं कहता हूँ कि कोई जनरेशन आती नहीं है, तो फिर यही ज़मीन की आँख जब बजाय हजम करने के कै कर देती है तब नई जनरेशन का निर्माण होता है। यानी ज़मीन की आँख, यानी हम यदि ज़मीन से जुड़े रहेंगे, हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति को ओढ़ कर चलेंगे तो सारे काम सही होंगे। लेकिन जब हम उसके विपरीत चलेंगे तो प्रकृति उसे हजम करने की बजाय कै कर देगी। कै कर देना, उल्टी कर देना, यानी उसको पचा नहीं पाएगी और वो सभ्यता नष्ट हो जाती है और उसके आगे के जो दुष्परिणाम है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की बातें गृहस्वामी यहाँ कह रहा है। भीतर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसमें गृहस्वामी सहसा कड़ाई से ट्यूटर की तरफ देखता है। एकदम से उसकी नज़रें ट्यूटर की तरफ लग जाती हैं। ट्यूटर उस नज़र को बचाकर बाहर चला जाता है, वो सहन नहीं कर पाता। इतनी तीखी जो नज़र है, पैनी नज़र है, उसको वो सहन नहीं कर पाता और वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। भीतर के दरवाजे से एक मोटी अधेड़ रमणी महिला, मोटी महिला का प्रवेश, अधेड़ उम्र की है। उसका इनका जो वेशभूषा है और इनकी जो भंगिमाएं हैं, मुद्राएं हैं, उनके आधार पर आप इनके
जो चरित्र है वो देख सकते हैं, उनका जो वेशभूषा से पता लगा सकते हैं कि किस तरह का इनका पहनावा है। महीन सफ़ेद बेल लगी बनारसी साड़ी पहने, महीन बारीक सफ़ेद बेल लगी बनारसी साड़ी पहने हुए है, यानी अधेड़ उम्र की है लेकिन फिर भी आधुनिक लुक में वो रहती है। एक जरा दुबली रमणी महीन सफ़ेद बेल लगी सफ़ेद धोती पहने, और एक जरा दुबली रमणी, एक तो मोटी महिला थी और एक ये दुबली महिला है, ये दोनों, लेकिन दोनों का पहनावा लगभग एक जैसा है। दो युवतियाँ दोनों नीली साड़ियाँ पहने हुए हैं, दो नवयुवतियाँ हैं जो कि नीली साड़ी पहने हुए हैं। एक युवक है वो अचकन और चूड़ीदार पायजामे में आता है। अचकन एक तरह का पहनने का कोट है, नेहरू कोट, और चूड़ीदार पाजामा पहने हुए उसके नीचे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी पात्र यहाँ अब आपसे जुड़े हैं, ये सारे के सारे अपने आप में एक तरह से अच्छे परिधान पहने हुए हैं। चेहरे से वे सभी थके हुए मालूम होते हैं, चेहरे से वे सभी थके हुए मालूम होते हैं, यानी उनकी कदकाठी और उनका जो व्यक्तित्व है वो उनके जो परिवेश है, जो उनका जो लिबास है उससे मेल नहीं खाता, इसलिए वो चेहरे से थके हुए मालूम होते हैं। पर वे सब बराबर हंस रहे हैं एक साथ, जैसे जवान लड़कियां आपस में हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, किलोल करती हैं जब दूसरे का कोई साहसपूर्ण भेद जानती हों। जब एक दूसरे का कोई भेद जान लेते हैं तो जानबूझ के उस पर खिलखिला के हंसते हैं। तो ऐसी स्थिति आप यहाँ देखेंगे। अब देखिए, मोटी रमणी कहती है, पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। गृहस्वामी उसके बैठ जाने के बाद बैठिए कहता है, यानी उसका अपमान सा कर देता है, बैठिए। अब हम लोग पार्क में चले गए थे, हंसकर वो कहती है, और आपका डिनामाइट भी हमने देखा। सब हंस पड़ते हैं। डायनामाइट कोई गोला बारूद से संबंधित कोई विस्फोटक। गृहस्वामी जबरन हंसी में शामिल होकर, कैसा डिनामाइट? उसकी हंसी में जबरन शामिल होता है, उस महिला की हंसी में। कैसा डिनामाइट, कैसा आपने गोला बारूद देख लिया? युवक ने उन लड़कियों को बिठा दिया है, सफ़ेद धोती वाली भी जो गृहस्वामिनी है, एक गृहस्वामिनी भी है जो सफ़ेद साड़ी में है, बैठ जाती है। उसके बैठ जाने पर गृहस्वामी भी बैठ जाता है, वो भी उसके पास बैठ जाता है। सिर्फ युवक खड़ा रहता है, वो युवक जो शुरुआत में एक पेकनीज को, एक पिल्ले को देख रहा था, वो युवक। मोटी रमणी, आपका डिनामाइट। फिर हंसी होती है आपस में। गृहस्वामी कहता है गंभीर होकर, खैर यह तो मजाक है, पर यह मैं जानता हूँ, मेरा यकीन है कि दुनिया के सब गोले बारूद एक आदमी की मर्जी से, चाहे वह हजारों मील दूर बैठा हो, फट सकते हैं। देखिए, ये आपस में अब राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बातें हैं वो शुरू कर देते हैं कि गोला बारूद है उसको साइंस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और व्यक्ति चाहे तो एक जगह बैठा बैठा पूरे संसार का नाश कर देता है। बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है। अब कि वह खुद हंसी शुरू करता है। उसने देखा गृहस्वामी ने कि ये तो अपने आप ही हंसते जा रहे हैं सब, तो इस बार वो सबसे पहले खुद ही हंस देता है, जिससे कि उनकी हंसी गृहस्वामी की हंसी के नीचे दब जाए। गृहस्वामी, यह लोग बहुत जानते थे, अब सब बेचारे भूल गए। फिर हंसी होती है, पर पहले से कुछ धीमी हो जाती है, क्योंकि गृहस्वामी खुद हंसने लग जाता है, इसलिए और लोग भी हंसना कम कर देते हैं। युवक, आपका यह ख्याल चाहे मजाक हो, पर हिटलर और मुसोलिनी के लिए हमें ऐसी ताकत पैदा करनी होगी। हिटलर और मुसोलिनी की बातें यहाँ हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें। देखिए, गृहस्वामी हंसकर, हिटलर और मुसोलिनी क्यों, और ऐसी ताकत मौजूद है। अगर हजरत आदमी की औलाद
बहुत उछल कूद मचाएगी तो वह ताकत काम में लाई जाएगी। बेचारा गांधी क्या कहता है। यानी गृहस्वामी का कहने का अर्थ ये है कि जब जो आने वाली जनरेशन है वो अपने पूर्वजों का कहना नहीं मानेंगी और ज़्यादा उछल कूद मचाएंगी, तो जो वो ताकत हिटलर और मुसोलिनी ने एक तरह से प्राप्त की है वो आजमाई जाएगी, वो काम में ली जाएगी। इसलिए कहा है बेचारा गांधी क्या कहता है। गांधी जी का जो अहिंसावाद है वो अब कहाँ तक प्रासंगिक है। युवक, गांधी तो सठिया गया है। देखिए युवक की जो भाषा है, गांधी तो सठिया गया। लड़कियां आपस में धीमी हंसी हंसती हैं उसकी बात पर। मोटी रमणी, मैं तो वह कुछ नहीं जानती, लेकिन हाँ अभी विक्टोरिया सी कोई मलिका हो जाए तो सब फिर ठीक हो जाए। दुनिया की यह तबाही विक्टोरिया के मरने के बाद आई है। मोटी रमणी कहती है कि विक्टोरिया जैसी कोई ताकतवर जो महिला हो जाए राजनीति में, तो फिर वापस से दुनिया एक बारगी वापस से पुनः सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब बातें तभी हुई हैं जब विक्टोरिया की मृत्यु हुई है। युवक, विक्टोरिया क्या करेगी इसमें। मोटी रमणी कहती है तुम्हारा तो कहीं पता न था, तब विक्टोरिया के ही राज में सुख था, कि तुम तो तब पैदा ही नहीं हुए थे और उस समय विक्टोरिया का राज में सब कुछ सुखी, सब लोग सुखी रहते थे। गृहस्वामी, खैर लड़ाई भिड़ाई की तो बात छोड़िए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। गृहस्वामी किस्सा सुनाना चाहता है। गृहस्वामिनी बोलती है क्या हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, कहीं घूम आए। गृहस्वामी, खाना खाकर चलेंगे, सिनेमा या और कहीं। युवक, लड़कियों के पास ही कुर्सी खिसका कर बैठ जाता है। बड़ी लड़की उसकी तरफ देख कर लाज से सिमट जाती है। हाँ तो आपका वह किस्सा। तो वह युवक गृहस्वामी को बात याद दिलाता है कि आप अपना किस्सा बताइए। गृहस्वामी कहता है वह कुछ नहीं, बस लखनऊ में जब हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ तो हम लोग आगा तुराब के हाते के पास एक बंगले में रहते थे। वहाँ हाता है, वहाँ बंगले में रहते थे हम। वहाँ 3 हिंदू थे और 3 ही 4 घर मुसलमानों के थे। खैर हम लोग सब मिलकर उन मुसलमानों के पास गए कि या तो वे लोग हाता छोड़कर मुसलमानों की बस्ती में चले जाएं या हम लोग हिंदुओं की बस्ती में चले जाएं। जब वहाँ गए तो मालूम हुआ कि वो लोग खुद हमसे डरे हुए हैं और लाठियाँ लिए अपना सामान और बीवी बच्चे लिए जा रहे हैं। हाँ, उसी तरह यूरोप में सब एक दूसरे से डैश 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 डैश। हमारे देश की समस्या को सुनाते सुनाते यूरोप की समस्या तक ये लोग चले गए हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह से हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ और जब लखनऊ में कुछ घर हिंदुओं के थे और कुछ मुसलमानों के थे, और जब हिंदू लोग मुसलमानों के पास गए कि आप लोग या तो चले जाइए यहाँ, इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाइए, तो मुसलमान लोग अपने आप ही यहाँ से जा रहे थे। उसी तरह यूरोप में भी सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। इस तरह की बात वो यहाँ कहता है। चलिए आज का जो व्याख्या भाग है ये आपने देखा कि आपस का जो वार्तालाप है इनका जो बेतरतीब अभी तक आपके समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आप ऐसे ही जो व्याख्या भाग इसको मेरे साथ साथ करते रहिए और ज़रूर आपके अगली व्याख्या से ये सारी चीज़ें दिमाग में एक बिंब की तरह घूमने लगेंगी और समझ में आने लगेंगी। तो आज का व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।